अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में हमारी जो लास्ट टाइम डिस्कशन चल रही थी वो थी सीपीयू स्केजुलिंग के ऊपर और डिस्पैचर से रिलेटेड हमारी डिस्कशन थी। नेक्स्ट और उस लास्ट डिस्कशन में हमने कुछ एल्गोरिथम भी डिस्कस किए थे, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है एल्गोरिथम डिस्कस किया कि कैसे कौन से प्रोसेस पहले जो है एग्जीक्यूशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है इसमें फर्दर दो तीन और एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि स्केजुलिंग एल्गोरिथम के तौर पे यूज़ होते हैं, और डिस्पैचर जो है किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट प्रोसेस को लोड करता है सीपीयू के ऊपर। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन है। डिस्कशन से पहले छोटी सी एक आयत डिस्कस कर लेते हैं। सूरह अनफाल में आयत नंबर 22 है कि कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर यही बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। तो ये बेसिकली कुफार, मुनाफिकीन या ऐसे लोगों से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि जो अल्लाह को पहचान नहीं सकते। कायनात अल्लाह ने बनाई, सब कुछ अल्लाह ने बनाया और अल्लाह के ही कंट्रोल में सारा कुछ है। जो जो लोग ये नहीं पहचान सकते तो वो एक किस्म के बदतरीन गूंगे बहरे लोग, उनको बदतर जानदारों की तरह कहा गया है कि ये जानदार तो हैं लेकिन यानी कि बहरे गूंगे लोग होते हैं जो अकल से काम नहीं लेते, जो अल्लाह को पहचान नहीं सकते। तो खैर चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया कि एक सेकेंड में स्लाइड का डिज़ाइन सेट कर लूँ। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि associate with each process the length of its next CPU burst. Use this length to schedule the process with the shortest time. तो उसकी लेंथ जो है प्रोसेस की, उसके अकॉर्डिंग, उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर किया जा सकता है कि कौन सा जो है हमारे पास एल्गोरिथम, सॉरी, कौन सा जो है प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें कुछ हमने कैलकुलेशन भी डिस्कस की थी, एवरेज टाइम कैलकुलेट करना भी देखा था। तो नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है वो है प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम के ऊपर। ए प्रायोरिटी नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। अब इस एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमने प्रोसेसेस को जो है प्रायोरिटी देनी होती है कि कौन सा प्रोसेस पहले जो है स्केड्यूल किया जाएगा, कौन सा प्रोसेस जो है बाद में स्केड्यूल किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, प्रायोरिटी नंबर एक असाइन कर देते हैं। हर प्रोसेस का एक नंबर होगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ये ऐसे फील कर लें जैसे टोकन नंबर होता है, हम बैंक्स में जाते हैं या किसी भी ऑफिस में, फ्रेंचाइजीज वगैरह में जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा रश लगा हो तो वो फिर टोकन नंबर इशू करते हैं, लाइक नादरा ऑफिस में जैसे हम जाते हैं। तो वो जो टोकन नंबर होता है वो एक किस्म का आपका प्रायोरिटी नंबर ही होता है कि वो किस बिहाफ पे देते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके पास क्या लॉजिक होता है, टाइम के लिहाज से या फिर टास्क के अकॉर्डिंग जो है नंबर असाइन किया जाता है। तो प्रायोरिटी नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। The CPU is allocated to the process with the highest priority, smallest number. जो वो नंबर होगा उसको मतलब कि स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर जिसका होगा उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, यानी कि नंबर 1 पे जो होगा उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, नंबर 2 पे जो है कम प्रायोरिटी, 3 पे जो है फर्दर जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रायोरिटी नंबर है वो हमारे पास प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा होता है। और प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो ये है, ये प्रिम्प्टिव और नॉन प्रिम्प्टिव दोनों किस्म के जो प्रोसेसेस होते हैं, मतलब के जो टेम्परेरीली इंटरप्ट किए जा सकें और ना किए जा सकें, उन हर किस्म के प्रोसेसेस के लिए ये प्रायोरिटी की जो है स्केजुलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये एल्गोरिथम।
फर्दर डिस्कशन में यह है कि नोट दैट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज अ प्रायोरिटी स्केजुलिंग। मतलब हमने इसमें छोटे जो शॉर्ट जॉब्स हैं, शॉर्ट जो टास्क हैं, उनको हमने प्रायोरिटी दे दी, उनको अहमियत दे दी। हमने ओपन क्या लेके ओपन मेरिट नहीं रखा हुआ, सबके लिए इक्वल इक्वल जो है कंट्रीब्यूशन टाइम नहीं डिसाइड किया, बल्कि शॉर्टेस्ट जो प्रोसेस है उनको अहमियत दी हुई है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला एल्गोरिथम भी एक किस्म का प्रायोरिटी स्केजुलिंग कह सकते हैं कि एल्गोरिथम है। तो उसमें होता क्या है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाले एल्गोरिथम में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड हो रही होती है, वेयर द प्रायोरिटी इज द प्रेडिक्टेड नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम। तो उसके कितना सीपीयू टाइम चाहिए है इस प्रोसेस का एग्जीक्यूट होने में, मीन के अगर कम चाहिए तो ये इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टेस्ट जॉब है, और शॉर्टेस्ट जॉब प्रोसेस को क्या होगा, प्रायोरिटी हाई मिल जाएगी और वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इस एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है जी, स्टारवेशन इशू हो सकता है। स्टारवेशन इशू क्या होता है जी, कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस में नेवर एग्जीक्यूट, के कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो कंटिन्यूअसली वेटिंग स्टेट में रहेंगे, यानी कि बड़े बड़े प्रोसेसेस जिनको ज़्यादा टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में और उनकी प्रायोरिटी बहुत कम है, वो वेट कंडीशन में ही ठहरे रहेंगे। उनकी एग्जीक्यूशन के लिए उनकी बारी ही नहीं आएगी, उनका टाइम ही नहीं जो है एलोकेट किया जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस ही नहीं दिया जाएगा बड़े प्रोसेसेस को, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी लो है और छोटे छोटे प्रोसेस ढेर सारे रन होते जाएंगे, बार बार लोड होते रहेंगे। और जो ही कोई नया प्रोसेस अगर सपोज के शॉर्टेस्ट टास्क वाला है तो उसको लोड कर दिया जाएगा, और जो बड़े टास्क वाला प्रोसेस है उसको फिर से होल्ड कर दिया जाएगा, फिर से जो है वेटिंग में भेज दिया जाएगा। तो बार बार यानी कि वेटिंग में भेज देना, या किसी प्रोसेस का बार बार यानी कि रेडी क्यू में तो आ जाना लेकिन रनिंग में ना पहुंच सकना, और वेटिंग में लगे रहना, और इस तरह की जो काफ़ी ज़्यादा यानी कि हैंग सिचुएशन हो जाएगी अगर जिस प्रोसेस के लिए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है स्टारवेशन, कि प्रोसेस चल तो रहा है लेकिन काफ़ी टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ रहा है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या है, स्टारवेशन से बचने का तरीका क्या है जी, आप एजिंग मैकेनिज्म जो है अडॉप्ट करें। एज टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस शुड बी इंक्रीजेस। अब यानी कि आप सिर्फ ये ना देखें कि प्रोसेस जो है उसकी प्रायोरिटी जो है लो जो है, और प्रोसेस क्योंकि बड़ा है तो उसकी प्रायोरिटी लो हो गई, इस वजह से प्रायोरिटी को सिर्फ लो नहीं रखना बल्कि उसकी प्रायोरिटी टाइम के साथ भी, टाइम फैक्टर जो है उसको भी साथ में ऐड करते जाएंगे। जिसका टाइम ज़्यादा यानी कि वेटिंग में होगा या ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसको हमने क्या करना है कि प्रायोरिटी हाई कर देनी है। तो वो चाहे जितना बड़ा प्रोसेस हो, लेकिन अगर टाइम उसने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है वेटिंग के दौरान, तो उसको जो है प्रायोरिटी हाई दे के एग्जीक्यूशन उसको जो है सीपीयू की जो है एक्सेस जो है मिल जाएगा, एग्जीक्यूशन उसको नसीब हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो है वो है राउंड रोबन। राउंड रोबन आरआर जो है, इसमें क्या होता है कि ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम, उसको स्पेसिफिक टाइम क्वांटम दिया जाता है, यूजुअली 10 to 100 मिली सेकेंड। हर प्रोसेस को एक 10 सेकेंड मिली सेकेंड जो है सपोज के मिल जाएंगे कि इतने दौरान में आप अपना जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीपीयू के ज़रिए एग्जीक्यूट करा ले। अगर उस दौरान इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती और इंस्ट्रक्शंस कुछ पेंडिंग रह जाती है उसकी, तो देन वो आप उसको जो है वेटिंग क्यू में डाल दिया जाएगा, और नेक्स्ट टाइम उसका जब टाइम स्लॉट आएगा अपने टाइम और अपने बारी का इंतज़ार करेगा। After this time has elapsed, the process is preempted
एंड एड इट टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू। मीन के रेडी क्यू भी एक किस्म के हमारे पास वेटिंग क्यू के तौर पे हम कह सकते हैं कि वैसे तो 5 स्टेट मॉडल में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि रनिंग से डायरेक्ट वेटिंग में चला जाएगा अगर कोई इंटरप्ट आती है या कोई टाइम स्लॉट एंड हो जाता है, तो वेटिंग से दोबारा जब लोड होने के लिए उसका नंबर लगाया जाएगा तो वहाँ से रेडी क्यू में जाएगा, वेटिंग से रेडी में, रेडी से फिर दोबारा एग्जीक्यूशन रनिंग साइड पे जाएगा। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ये जितनी भी डिस्कशन है इनको अच्छे तरीके समझने का तरीका एक ही है कि आप 5 स्टेट मॉडल और कंटेक्स्ट स्विचिंग से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर अपलोडेड है उनको दोबारा से रिवाइज कर लें। एनीवे जी, यहाँ कॉन्सेप्ट ये डिस्कस हो रहा था कि राउंड रोबन में क्या होता है कि हर प्रोसेस को एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम जो है एलोकेट कर दिया जाता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर वो अपना अगर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन सारी सारी एग्जीक्यूट कर लेता तो वेल एंड गुड, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वेट करेगा और नेक्स्ट टाइम जब उसकी बारी आएगी तब जो है वो रिमेनिंग जो उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको जो है एग्जीक्यूट करेगा। We can predict wait time if there are n process in the ready queue and the time quantum is q, then each process gets one of n of the CPU time in chunks of at most q time units at once. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज कि अगर हमारे पास क्यू के अंदर कोई 5 प्रोसेस जो है लाइन में लगे हुए हैं तो हर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन के लिए 10 सेकंड दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें मिसाल पर वेट भी करना पड़े तो हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग गैस कर सकते हैं कि रेडी क्यू में 5 प्रोसेस ठहरे हुए हैं तो इसका मतलब है 50 जो मिली सेकेंड है हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे जो वेटिंग साइड पे जो प्रोसेस है उसकी बारी आ जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए। तो then no process waits more than n-1 of q time units। तो टोटल जब प्रोसेस ही 50 मिली सेकेंड 5 हो और टोटल टाइम उन पे जो इन्वेस्ट होना वो 50 मिली सेकेंड है, तो ऑब्वियसली 50 मिली सेकेंड से ज़्यादा किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस के लिहाज से जो है क्यू लार्ज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और अगर क्यू स्मॉल हो तो may hit the context switch wall। Q must be large with respect to context switching, otherwise overhead is too high। अब Q जो है बेसिकली टाइम क्वांटम है। टाइम क्वांटम का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि इतना स्मॉलर जो है Q भी नहीं देना चाहिए कि एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन के लिए, रनिंग के लिए सीपीयू के पास जाता है, जो ही जो है रनिंग का उसका टाइम स्टार्ट होता है, 1-2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, उस 1-2 इंस्ट्रक्शन के साथ ही जो है उसका टाइम खत्म हो जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए, एक मुनासिब टाइम जो है देना चाहिए। मीन के जैसे 10 मिली सेकेंड के बजाय अब अगर या 100 मिली सेकेंड के बजाय आप सिर्फ 2 और 3 मिली सेकेंड जो है टाइम दे देते हैं, तो इतनी देर में तो 1-2 इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूशन के साथ ही आपका जो है प्रोसेस रनिंग से उठा के वेटिंग में डाल दिया जाएगा। तो इस पे अच्छा खासा जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम भी खपेगा और रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होंगे। उससे बेहतर यह है कि क्यू जो है टाइम क्वांटम थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए। मीन के 10 मिली सेकेंड के बजाय 100 मिली सेकेंड तक भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लार्ज जो है क्वांटम असाइन हो जाए, मीन के एक प्रोसेस रनिंग में आया है, तो उसको जनाब हमने कोई आधा घंटा 30 मिनट्स जो है उसको सपोज के टाइम क्वांटम दे दिया, तो उसने अपनी इंस्ट्रक्शन 4-5 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट कर ली या 40-50 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट कर ली। बाकी आधा घंटा या पौना घंटा या 29 मिनट 25 मिनट वो प्रोसेस जो है टाइम क्वांटम उसको असाइन है, तो नेक्स्ट कोई प्रोसेस लोड नहीं हो सकेगा। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वांटम ज़्यादा लार्ज देने से हमारा प्रोसेस जो है एक तो एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले वाला, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिकली राउंड रोबन जो है एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट था।
इसके बाद हमारे पास मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग। हमारे पास एक और एल्गोरिथम है कि आप जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं उनकी अलग क्यू बना लें, और देन उसी उससे जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं उनकी अलग क्यू हो, और इसी तरीके से हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्यू अलग से होनी चाहिए। और सारे प्रोसेसेस को पैरेलल में थोड़ा सा कह लें कि तवज्जो टाइम दे के प्रोसेस करवाना चाहिए सीपीयू से। तो रेडी क्यू इज पार्टीशनड इनटू सेपरेट क्यूज, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। इनके फोरग्राउंड में इंटरैक्टिव वाले प्रोसेसेस जो हैं वो चलेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले, और बैकग्राउंड में हमारे पास जो है बैच प्रोसेस वगैरह लो प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेसेस हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। ईच क्यू हैज़ इट्स ओन स्केजुलिंग एल्गोरिथम। फोरग्राउंड के लिए राउंड रोबन लगा देंगे और बैकग्राउंड के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा देंगे। तो ये दोनों कह लें कि पैरेलल प्रोसेसिंग में क्यूज वर्क करती रहेंगी, लेकिन जो है ज़्यादा प्रायोरिटी वाले उनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। Scheduling must be done between the queues. Fixed priority scheduling mean के serve all from foreground, then background from the background. Possibility of starvation, यहाँ पे starvation का इशू भी आ सकता है, जिसको थोड़ा टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग हैंडल किया जा सकता है। टाइम स्लाइस ईच स्लाइस में क्या है जी, ईच क्यू गेट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम which it then schedule amongst its processes, and 80% of foreground in round robin or 20% to the background in first come first serve mechanism के अकॉर्डिंग जो है वर्क किया जाएगा। यह किस्म का मल्टी लेवल क्यूज जो हैं ये हाइब्रिड मॉडल के कह सकते हैं कि राउंड रोबन भी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी और प्रायोरिटी स्केजुलिंग, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके ये मल्टी लेवल क्यूज कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नेक्स्ट डिस्कशन जो है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसकी डिटेल जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।